हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम अपने इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमिका तथा प्रस्थित के संप्रत्ययों का प्रथम सुव्यवस्थित विकास निम्नलिखित में से किसने किया है। तो किसने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंटन ने। भूमिका तथा प्रस्थिति के संप्रत्ययों का जो प्रथम सुव्यवस्थित विकास है उसे लिंटन ने किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आज के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक को समुदाय स्वीकार किया जा सकता है। तो किस एक को समुदाय स्वीकार किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनजाति को। किसको? जनजाति को। ठीक है। डेविस ने समुदाय का को जो है 4 प्रकार माना है। पहला आदिम समुदाय, दूसरा हमारा है सभ्य समुदाय, तीसरा है ग्रामीण समुदाय और चौथा है हमारा नगरीय समुदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर सरकार। ये जो स्थिर सरकार है यह एक समुदाय का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है, जबकि वहीं पे भौगोलिक अवस्थिति, सामुदायिक भावना और सामाजिक समजातीयता, ये तीनों ही एक समुदाय का आवश्यक अभिलक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी समूह के सदस्य जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्य में शामिल हैं तथा औपचारिक नियमों के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं तब वे संगठित करते हैं। तो किस चीज़ को संगठित करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, समिति को। किसको? समिति को। मैकाइवर के अनुसार समिति वह मानव समूह है जो सामान्य हितों की पूर्ति के लिए संगठित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सापेक्षित रूप से स्थिर तथा व्यापक रूप से स्थापित कार्यनिधियों को समाज के मूल्यों तथा प्रतिमानों के चारों ओर विकसित होती है। वर्णित करने के लिए निम्नलिखित शब्दावली में से कौन सी एक समाज स्त्रियों द्वारा प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्था। ठीक है। समनर के संस्था के उद्विकास का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसमें यह है कि संस्था को परिभाषित करते हुए समनर का मत है कि संस्था विचारधारा तथा एक ढांचे का नाम है। समनर के अनुसार विचारधारा में धारणा, अभिप्रिया, स्वार्थ तथा सिद्धांत का समावेश है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित है। तो कौन सा समाजशास्त्र से पूर्व इतिहास से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, औद्योगिक क्रांति। कौन सी? औद्योगिक क्रांति। मतलब संबंधित नहीं है, तो ये औद्योगिक क्रांति जो है यह जो है समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है। औद्योगिक क्रांति जो है यह समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से जो है संबंधित नहीं है। क्या हुआ था कि 18वीं शताब्दी में, कब? 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के जैसे विशेषकर इंग्लैंड में तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा जो है बदलाव आया था। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कि समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है। कौन नहीं संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, औद्योगिक क्रांति। वहीं राजनीतिक दर्शन शास्त्र, इतिहास के दर्शन शास्त्र, जैविक विकास के सिद्धांत और सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार आंदोलन, ये सब जो है समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट निस्बेट के द्वारा। द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन यह 1966 में जो है लिखा गया था। ठीक है, 1966 में पुस्तक लिखा गया था। इस पुस्तक को किसने लिखा था, तो यह पुस्तक रॉबर्ट निस्बेट द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? यह 1966 में लिखी गई थी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से रॉबर्ट लिन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी या कौन से पुस्तक लिखे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉलेज फॉर व्हाट। कौन सा क्वेश्चन था?
नॉलेज फॉर व्हाट। रॉबर्ट लिंड ने नॉलेज फॉर व्हाट द प्लेस ऑफ सोशल साइंस इन अमेरिकन कल्चर नामक पुस्तक ली थी, जो वर्ष 1939 में, कब, वर्ष 1939 में जो है प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी नामक पुस्तक है, यह किसने लिखी थी? यह लिखी थी मारिस गिन्सबर्ग ने। किसने? मारिस गिन्सबर्ग ने। और ये जो द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस पुस्तक है, यह लिखा था जे बांगनेल बुरे ने। किसने? जे बांगनेल जो है बुरे ने। और नॉल फॉर व्हाट जो है आपको पता ही है कि नॉलेज फॉर वाइट जो है ये रॉबर्ट लिंड ने लिखा था। और ये जो बुक है वन डायमेंशन मैन, ये बुक लिखा था हर्बर्ट मार्क्यूस ने। किसने? हर्बर्ट मार्क्यूस ने। और जर्मन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक जो है रेमंड इरान ने लिखा था। किसने लिखा था? रेमंड इरान ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि रॉबर्ट लिंड ने जो है नॉलेज फॉर व्हाट नामक पुस्तक लिखी थी। बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखी गई थी? या किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थॉमस कुहन के द्वारा। स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन नामक पुस्तक थॉमस कुहन के द्वारा लिखी गई थी, जो वर्ष 1962 में, कब, वर्ष 1962 में प्रकाशित हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवधारणा क्या करने में सहायता करती है? एक जो अवधारणा होती है वह क्या करने में सहायता करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक तथ्य का जो है वर्गीकरण करने में। किसी वस्तु, घटना तथा प्रक्रिया के वैज्ञानिक प्रेक्षण एवं बोध के आधार पर निर्माण, सामान्य विचारों की अभिव्यक्त करने के लिए जो है जिन विशिष्ट शब्द संकेतों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें वैज्ञानिक शब्दावली में अवधारणा या कॉन्सेप्ट कहा जाता है। यह तथ्य का वर्गीकरण करने में सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी मेन के अनुसार समाजों के बीच भेद का जो आधार है वह क्या है? तो यह क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक स्थिति और अनुबंध। हेनरी मेन के अनुसार समाजों के बीच भेद का जो आधार है वह सामाजिक स्थिति एवं अनुबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्तिगत तथ्य की व्याख्या इसके कारण की ओर संकेत करने की गई है, अर्थात कानून या कारणी के कानूनों को बताते हुए जिसके लिए उसका उत्पादन एक उदाहरण है। यह कथन किसके लिए आरोपित किया था? यह कथन किसके लिए आरोपित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जे.एस. मिल के लिए। ठीक है, एक व्यक्तिगत तथ्य की व्याख्या इसके कारण की ओर संकेत करके की गई, अर्थात कानून या करणी के कानूनों को बताते हुए जिसके लिए इसका उत्पादन एक उदाहरण है। यह कथन जे.एस. मिल ने आरोपित किया है। किसने? जे.एस. मिल ने आरोपित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है मध्यम श्रेणी के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? मध्यम श्रेणी के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? तो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आर के मर्टन ने। ठीक है, मध्यम श्रेणी सिद्धांत के प्रतिपादन आर के मर्टन है। इनके अनुसार मध्यम श्रेणी सिद्धांत तार्किक रूप से अंतर संबंधित ऐसी अवधारणाएं हैं जो व्यापक किंतु महती सीमित क्षेत्र से संबंधित होती हैं। इस सिद्धांत का जो कार्य होता है वह छोटी छोटी जो हाइपोथेसिस होती हैं वह बृहद अमूर्त सिद्धांतों के बीच की खाई को भरना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्यकरण की वकालत किसने की थी? असत्यकरण की वकालत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल पॉपर ने। किसने? कार्ल पॉपर ने। असत्यकरण की जो वकालत है उसे कार्ल पॉपर ने की थी। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि वैज्ञानिक प्रगति परिकल्पनाओं के परीक्षण और उन्हें असत्य करार किए जाने के कारण ही संभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सी राइट मिल्स द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी पुस्तक है जो सी राइट मिल्स के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक एस.एफ. नाडेल के द्वारा लिखी गई है। एस.एफ. नाडेल के द्वारा लिखी गई। वहीं पे वाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लास,
कैरेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर, द पावर इलीट और सोशियोलॉजिकल इमोशन, ये चारों पुस्तक जो है सी राइट मिल्स के द्वारा लिखी गई हैं। जबकि वहीं पे द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक सी राइट्स मिल्स के द्वारा नहीं, बल्कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक SF नाडेल द्वारा लिखी गई है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दो चरों के बीच के संबंध के एक अस्थायी अनुमान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिकल्पना कहा जाता है। दो चरों के बीच के संबंध के एक अस्थायी अनुमान को परिकल्पना कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शून्य परिकल्पना बताती है कि दो चार डॉट डॉट हैं, क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, असंगत। क्या है? असंगत। एक शून्य परिकल्पना बताती है कि दो चार असंगत हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदू कैरेक्टर किसने लिखी थी? हिंदू कैरेक्टर किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी नारायण ने। किसने? डी नारायण ने। हिंदू कैरेक्टर धीरेन्द्र नारायण द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? धीरेन्द्र नारायण के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और सही उत्तर चुनें। तो सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में जो है बुक के नाम है और सूची 2 में जो है उनके लेखक के नाम है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए मिलान कर लेते हैं। कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखा था ई सेनाट ने। किसने? ई सेनाट ने। और हिंदू जजमानी सिस्टम, हिंदू जजमानी सिस्टम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसको लिखा था WH वाइजर ने। किसने? WH वाइजर ने। इंडियन विलेज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडियन विलेज नामक जो पुस्तक था वह लिखा था SC दुबे ने। किसने? SC दुबे ने। कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा था JH हट्टन ने। किसने? JH हट्टन ने। और मैरिज एंड फैमिली इन इंडियन नामक पुस्तक कौन लिखा था? तो ये लिखा था KM कपाड़िया ने। किसने? KM कपाड़िया ने। बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच जुलाहा जाति समूह में कौन शामिल है? कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, बुनकर। कौन शामिल है? बुनकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच जो है जुलाहा जाति समूह में बुनकर बनकर शामिल है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगा है या आपको कोई कमी लगी है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।